नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बना दिया बीते कल के दिन, और इसके बाद से सियासी घमासान बुरी तरीके से छिड़ गया है। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम कार्यकर्ता बीते कल के दिन सड़कों पर उतर चुके हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ। और वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, मतलब कि बीजेपी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन अब स्टार्ट हो चुका है, वो भी बड़े स्केल पर। सो गाइस, ईडी ने मंगलवार यानी कि बीते कल के दिन 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर दी है, मतलब एक आरोप पत्र दायर कर दिया है इन सब के खिलाफ। और इस मामले में जो इनके ऊपर चार्जशीट दायर करी गई है, इस मामले में 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। और आरोप पत्र में इन दो नेताओं के अलावा दो नेताओं का और नाम जोड़ दिया गया। पहले है आपके कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, और जो सेकंड नेता है कांग्रेस के वह है सुमन दुबे। इनका नाम भी इस आरोप पत्र में लिख दिया गया। सो गाइस, अब इस समय ना भारत की राजनीति की जो तपिश थी, अब वो आग में तब्दील हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन बहुत भयंकर स्केल में हुआ। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो ईडी है इसको ख़त्म करने की भी मांग कर दी। मतलब कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने क्या बोला, इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से उनकी पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आप मुझे कमेंट पक्का करना कि वास्तविक रूप से अखिलेश यादव का जो बयान है क्या बिल्कुल सही है। क्या सच में ईडी को समाप्त कर देना चाहिए? क्या सच में जिसने ईडी को बनाया आज वही ईडी उस पार्टी के लिए खतरा बन चुकी है? क्योंकि जिस समय ईडी की स्थापना हुई थी उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए। पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। थिंक अबाउट इट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातों पर विचार जरूर करिएगा, अच्छे से डेप्थ में सोचिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। अब जानते हैं कि आखिरकार ये मामला था क्या। एक्चुअली नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ईडी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने एक साजिश रची थी, और इस साजिश के तहत एक कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो न्यूज़पेपर प्रिंट करती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एजेएल। इसके पास प्रॉपर्टी थी 2000 करोड़ रुपए की, और इसकी संपत्ति पर इन नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से किसी और प्राइवेट कंपनी का सहारा लेते हुए इसका अधिग्रहण किया था। मतलब कि इसका अधिग्रहण एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन, इसके जरिए केवल 50 लाख रुपए में इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। और इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास में है। मतलब कि यंग इंडियन जो कंपनी है, इसके मेन ऑनर कौन थे? वो थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। मतलब कि इस कंपनी पर एजेएल के ऊपर जो अधिग्रहण किया है वो किया है इन तमाम नेताओं ने। ईडी का कहना साफ साफ ये है। और इस मामले में अपराध से अर्जित जो आय हुई है अब तक इसके अधिग्रहण के बाद, ये मानी जाती है 988 करोड़ रुपये। ये एक लमसम अमाउंट है। इतना इनको प्रॉफिट हो चुका है इन पार्टी को। और साथ ही साथ इसकी जो बाजार वैल्यू है, जो कंपनी अधिग्रहण की गई है एजेएल, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है आपकी 5000 करोड़ रुपए। सोचिए, स्टार्टिंग में 2000 करोड़ रुपए इसकी टोटल संपत्ति थी, जिसको 50 लाख रुपए में यंग इंडियन के द्वारा बाय कर लिया गया, इसका अधिग्रहण कर लिया गया, और वर्तमान में इस प्रॉपर्टी का रेट है 5000 करोड़ रुपये। सोचो, इस तरह से खेला चलता है पैसों का। अब बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड है क्या, क्योंकि ये सुर्खियों में नाम काफ़ी बना हुआ है। एक्चुअली नेशनल जो हेराल्ड है वो आपका एक प्रिंट मीडिया है। ये स्टार्टिंग में अंग्रेजी अखबार प्रिंट करती थी, और नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी 1938 में। उस समय जो इसकी स्थापना करी थी उसमें नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और इनके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिल करके नेशनल हेराल्ड की स्थापना करी थी। लेकिन जो स्वामित्व है वो नेताओं के पास नहीं था, क्योंकि नेता अपना पर्सनल कोई भी अदर कंपनी स्थापित नहीं कर सकते हैं।
राइट। तो इन्होंने क्या करा था कि AJL जो थी वो मेन ऑनर था इस प्रिंट मीडिया का, इस नेशनल हेराल्ड का। शुरुआत में ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर निकालते थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि हमारा भी नेताओं ने योगदान भी दिया तो इनका भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, तो हिंदी अखबार भी इन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया नेशनल हेराल्ड ने। जो हिंदी अखबार ये प्रिंट करते थे उसका नाम था नवजीवन। बहुत फेमस न्यूज़पेपर है ये, और हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी भी थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए नेशनल हेराल्ड ने उर्दू न्यूज़पेपर भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था कौमी आवाज़। मतलब कि नेशनल हेराल्ड 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में अपने न्यूज़पेपर प्रिंट करता था। ये है आपका नेशनल हेराल्ड का इतिहास, और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। अब बात करते हैं AJL ने कर्ज क्यों लिया। एक्चुअली AJL पर साल 2008 तक 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, और इसका प्रकाशन कुछ समय बाद क्या हो गया, ठप हो गया, क्योंकि पैसा था नहीं भाई, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, बहुत सारी कॉस्ट आती है एक न्यूज़पेपर प्रिंट करने को लेकर के, इसका प्रकाशन बंद हो गया। और कांग्रेस ने 2002 और 2011 के बीच में AJL को 90 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी थी। अब आपके मन में एक सवाल ये रेज हो रहा होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी के, AJL कंपनी की इतनी बड़ी हेल्प क्यों करी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस कंपनी को बनाने में कांग्रेस नेताओं का एक बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, आज़ादी से लेकर के अब तक ये कंपनी या फिर ये जो प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़ एजेंसी होती, इसने कांग्रेस के तमाम नेताओं का बहुत बड़ा योगदान दिया था। और एक इमोशनली अटैचमेंट हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं हम ही इसके फाउंडर थे, और आज अगर इसके ऊपर संकट आ चुका है, अगर ये कंपनी AJL कर्ज में डूबी हुई है 90 करोड़ रुपए को लेकर के, तो क्यों ना हम इसकी हेल्प कर दें। तो इमोशनली अटैचमेंट के शायद ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया होगा। अब इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब साल 2002 से लेकर के 2011 के बीच में इसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया, फाइनेंशियली सपोर्ट इसको कांग्रेस के द्वारा मिल गया, और उसी के पैरेलल वर्ष 2010 में एक यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी, और ये एक गैर व्यावसायिक कंपनी बनी। और इस कंपनी में जो हिस्सेदारी थी 76%, वो थी सोनिया और राहुल गांधी की। मतलब कि इतना शेयर होल्डर किसके पास में था, सोनिया और राहुल गांधी के पास। और बाकी जो 24 है, बाकी 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे और पित्रोदा, सैम पित्रोदा, जिनका नाम चार्जशीट में शामिल है, इन सब के पास थे। और यंग इंडिया ने 50 लाख में AJL का अधिग्रहण कर लिया। जब AJL पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, कर्ज ये वापस नहीं कर पा रही थी, तो इसने सिंबल बोला कि भैया मैं बिकना चाहता हूँ, आप मेरा अधिग्रहण कर लो। तो इस यंग इंडियन कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, सोचिए। और इससे AJL की 99% हिस्सेदारी इन तमाम नेताओं को मिल चुकी थी। अब बात करते हैं कि ये केस कैसे दर्ज हुआ। साल है आपका 2012 से लेकर के 2025 तक लगातार ये केस चल रहा था। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की। आरोप ये लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने AJL का अधिग्रहण, ठीक है, YIL मतलब कि यंग इंडियन लिमिटेड जो ये कंपनी है, ठीक है, इससे किया गया, और इसमें नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। और लगातार ये पार्टी पैसे पे पैसा बना रही है इस कंपनी के माध्यम से, और इसीलिए ये पार्टी अब तक सर्वाइव कर पा रही है। सोचिए, इतना बड़ा आरोप इसके ऊपर लगाया गया सुब्रमण्यम के द्वारा वर्ष 2012 में। और वर्ष 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम के द्वारा ये जो PIL दायर करी गई थी, मतलब कि जो जनहित याचिका दायर करी गई थी, इसमें उन्होंने साफ साफ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप जड़ दिया है। और नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फ्रॉड करके AJL को अपना बना लिया, इस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, और साथ ही नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ के पब्लिकेशन राइट पर भी इन्होंने अपना अधिकार पा लिया। और इसके लिए इन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को भी इसी के आधार पर इन्होंने हासिल कर लिया। मतलब कि ये स्कैम कोई छोटा स्कैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इनका कहने का अर्थ ये है। और इसके अलावा इन्होंने अपने PIL में साफ साफ ये भी लिखा है कि ये प्रॉपर्टी जिस पर ये न्यूज़ एजेंसी बनाई गई थी, जिस लैंड के ऊपर ये कंपनी खड़ी थी, प्रिंट मीडिया खड़ी थी, इस प्रॉपर्टी को सरकार के द्वारा केवल अखबार पब्लिशिंग के उद्देश्य से दिया गया था। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका इस्तेमाल लाखों रुपए की किराया आय के साथ पासपोर्ट कार्यालय चलाने के लिए किया।
वहीं पर दोस्तों भाजपा के नेताओं ने यह भी कहा है कि ईडी की चार्जशीट तकनीकी मामला है, ये उनका मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक याचिका पर कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में केस की शुरुआत करी थी। 2012 में पीआई लगी, 2013 में इसके ऊपर पहली सुनवाई हुई थी। यानी कि ये मामला तब दर्ज हुआ था जिस समय मोदी सरकार केंद्र में नहीं थी। और बीजेपी के पार्टी के नेता यही तो बोल रहे हैं कि भैया उस समय बीजेपी के नेता ने किया था। उस समय जो आप डायरेक्ट एलिगेशंस मोदी जी के ऊपर लगा रहे हो, तो ये एलिगेशंस आपका पूरी तरीके से क्या है, फर्जी है। दोस्तों वहीं पर जो कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, बहुत बड़ी प्रवक्ता हैं, तरीके से बोलती हैं, सलीका के साथ में एग्जाम्पल ये प्रेजेंट करती हैं। और इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि ये बदले की कार्रवाई है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या स्टेटमेंट दी है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको सुनिएगा एक बार। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी। और वीडियो के अंत में आप मुझको बताना कि आखिरकार गलती किसकी है। ईडी किसी के दबाव में काम कर रही है या फिर ईडी को सच में अब शटडाउन कर देना चाहिए, जो अखिलेश यादव की एक सलाह थी, या फिर वास्तविक रूप से जो चल रहा है सब चंगा से। आपको क्या लगता है? सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।